जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो अभी आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हुआ था 2022-23 उसको तो कवर ही कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011 से उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि जो इस बार आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का वो है आपका ऑफलाइन मोड होगा। तो हम ऑनलाइन मोड के साथ साथ आप जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का उसको भी कवर करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आप सबके लिए सीटेट के नए स्टडी मटेरियल प्लस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों, और दोस्तों उसके साथ प्रैक्टिस सेट को वीडियो लेक्चर और पीडीएफ को उपलब्ध कराया जाएगा। जितनी भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं दोस्तों सभी का पीडीएफ भी उपलब्ध होता है। उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पूछा गया था 18 नवंबर 2012 को। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं, ईबीएस को कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब कवर करेंगे वह हिंदी को कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर हम सब हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों पूरा 30 नंबर आपका पूछा जाता है। 15 नंबर आपके शिक्षण से आते हैं, 15 नंबर आपके गद्य पद्य से आते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, जो हिंदी होता है उसमें उस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको शिक्षण पे करना होता है, क्योंकि जो गद्य पद्य आता है गद्य पद्य में वही पढ़ना होता है, उसी से आपको आंसर देना होता है। वो बहुत ईजी होता है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें जो ग्रामर आता है वो पूरे सीटेट एग्जाम में दोस्तों ग्रामर का क्वेश्चन बहुत आएगा। तो आप 2, 3, 4, 5 मतलब हाईएस्ट 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछा है, और दोस्तों कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस ना करके दोस्तों जो आपके शिक्षण है उस पर फोकस करिए, और जो गद्य पद्य है दोस्तों उसको प्रैक्टिस करिए। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा ग्रामर पढ़ेंगे तो नहीं ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके लिए आप जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज है उसी को रिवीजन कर लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा फोकस आप शिक्षण पे करिए। चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाषा शिक्षक है उसके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है भाषा का आकलन, दूसरा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या तीसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, करें एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जो एक भाषा का टीचर है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चारों ऑप्शन में। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो भाषा ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अभी दोस्तों भाषा का जो प्रयोग है हम बच्चों को जब ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे तभी तो बालक सीखेगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। दोस्तों भाषा की कक्षा में एक टीचर जो है बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखता है, क्या अपेक्षाएं करता है, उसको आपको बताना है। पहला है संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, दूसरा है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवाल के बधे बधाए जवाब ना दें, बच्चे सवाल के बधे बधाए जवाब दें। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कह रहा है कि आप एक टीचर होने के नाते बच्चों से यही अपेक्षा रखते हैं बच्चों किसी सवाल का जवाब रटे रटाए ना दें। कोई सवाल जैसे कोई चीज़ रट लें वही जवाब ना दें, बच्चे सवाल के बधे बधाए जवाब न दें, मतलब कि अपने मन से अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके कोई चीज़ का जवाब दें। आप इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए भाषा की कक्षा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भाषा स्वयं है, पहला है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, या फिर एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। दोस्तों भाषा क्या है उसको आपको बताना है। भाषा स्वयं है, स्वयं क्या है? तो इसमें जो कि आपका सही होगा एक नियमित व्यवस्था है। दोस्तों भाषा जो है स्वयं क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, दूसरा ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तीसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग दोस्तों होता कहाँ है उसको आपको बताना है।
तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल मुद्रित सामग्री में ही करेंगे या फिर केवल परीक्षा में हम सब भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे करते नहीं हैं, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक में ही भाषा का प्रयोग होता है, ऐसा तो है नहीं। भाषा का प्रयोग दोस्तों हम सब हर जगह करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। किसका प्रयोग दोस्तों? भाषा का प्रयोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। बी ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। सी ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल ही भाषा ना पढ़ाई जाए, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। दोस्तों भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो दिया है, कह रहे दूसरों की बात समझना सीखना, या फिर बी ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या फिर सी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर डी ऑप्शन है अपनी बात कहना और सीखना। तो इसमें भाषा सीखने या सिखाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो कि राइट आंसर होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा के प्रभावी प्रयोग करना। जो सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है दोस्तों यही होता है कि स्थितियाँ कैसी रहें उसमें भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सही तरीके से भाषा का प्रयोग करना, यही आपका सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। कोई भाषा आप सीख रहे हैं, आप पे उसका यही उद्देश्य होता है कोई भी स्थिति हो उसमें उस भाषा का आप अच्छे से प्रयोग कर पाएँ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। करें भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है उसको आपको बताना है। कह रहे पहला ऑप्शन है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों में का प्रयोग, या फिर भाषा का व्याकरण, या फिर पाठ्य पुस्तक। भाषा अर्जन में भाषा ग्रहण करने में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दोस्तों जब आप कोई भाषा ग्रहण करेंगे उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग करना दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली जगह है से संभव है। दोस्तों किससे संभव है? जो क्रमिक भाषा बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव हो उसको आपको बताना है। मौखिक परीक्षा से संभव है, पोर्टफोलियो से है, उत्तर पुस्तिकाओं से है, या फिर लिखित परीक्षाओं से है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप सबके बताए थे, जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो में बालक के सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो दोस्तों उसका लेखा जोखा किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, पहला ऑप्शन है साध्य है, या फिर भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, या फिर अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, या फिर साधन है। दोस्तों भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या हैं उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका साधन है। दोस्तों यह भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है जिसके जरिए हम सब भाषा को सीखते हैं। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक साधन का कार्य करते हैं, जिसके जरिए हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो तो साधन ही होता है ना, उसके जरिए हम कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकें आपका एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पहला ऑप्शन है बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या फिर बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या फिर साधक है। दोस्तों पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन सही है जिसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों साधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, जैसे कोई पत्रिका आप ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे आप भाषा को ही सीखते हैं ना, भाषा सीखने में सहायक होती है, लैंग्वेज सीखेंगे आप उससे। तो फिर क्या पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, एक साधक के रूप में कार्य करती हैं। ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस पर हम और कोई ऑप्शन पत्र पत्रिकाएं का और यूज नहीं होता, और भी यूज होता है, लेकिन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? तो चारों ऑप्शन में आपका डी ही सही होगा कि वह एक साधक है। पत्र पत्रिकाएं एक साधक है जिसके जरिए हम सब भाषा को सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, जो आकलन करने की बात करें, बच्चों को जो आप आकलन करेंगे किस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावी आकलन होगा बालक का। पहला जो ऑप्शन है लिखित परीक्षा से, बी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना, या फिर श्रुतलेख दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आकलन करने के लिए दोस्तों प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करता है दोस्तों। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, तो यह वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है उसको आपको बताना है। पहला है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, या फिर भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या फिर भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या फिर डी ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है दोस्तों। तो जो प्रश्न पूछना, व्यक्त करना, परिचर्चा करना, भाग लेना, ये सब वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है दोस्तों? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, भाषा सीखने तथा आकलन के तरीके हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, हम सब भाषा ही तो सीखते हैं। हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न पूछा कैसे जाता है, हम अपने आप में सुधार कर, जैसे हमने किसी से प्रश्न पूछा, हम हो सकता है कि हमारे बोलने का तरीका ना सही हो, लेकिन हम आगे उसको सुधार करेंगे, फिर पूछेंगे तो फिर यह दोस्तों कि इससे हमारा क्या विकास होता है, इससे भाषा सीखने तथा सिखाने तथा आकलन करने के तरीके में विकास होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, पहला ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुभाषिक और संस्कृत कक्षा में आप क्या करना चाहिए उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए दोस्तों। यह दोस्तों एकदम सही आंसर है, क्योंकि दोस्तों जो कोई भी भाषा हो, उसकी कोई भी बालक हो, उसकी जो मातृभाषा होती है उसको आप दबा नहीं सकते हैं, उसको भी आप समुचित सम्मान दीजिए। उसको सम्मान देते हुए आप जो है मानक भाषा है उसको उसके तरफ ले जाइए। ऐसा नहीं कि उसकी जो मातृभाषा है उसको आप दबा दीजिए और जो मानक भाषा है उसका आप उपयोग करिए, ऐसा नहीं है। आप उसको उसकी मातृभाषा को समुचित स्थान दीजिए, उसको में बताइए, उससे बताते हुए आप जो है मानक भाषा की तरफ उसे कनेक्ट करिए। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भाषा के व्याकरण की समझ को दोस्तों क्या कहते हैं उसको आपको बताना है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण को समझ के लिए क्या करना चाहिए उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा के सृजनशील प्रयोग करना, या फिर बी ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, या फिर सी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, या फिर डी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना दोस्तों। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों उसको आपको बताना है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जिसे ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना दोस्तों। भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही होता है, किसी को हम बारीकी से समझें और उसको हम प्रोत्साहित करें, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके 15 नंबर हमने जो आपके शिक्षण थे उसको कवर कर लिया। अब यहाँ पे आपके 15 नंबर होते हैं जो गद्य पद्य से होते हैं, उससे होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से 106 से लेकर दोस्तों 111 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कविता दी गई, उसी कविता को पढ़कर उसी से आंसर देना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं दोस्तों।
कह रहे हैं सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति देश के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो इसको दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। अब जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वह इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसी पंक्ति को आप पढ़िए और इसी से आपको आंसर देना है। जो पहला क्वेश्चन दिया गया इससे करें काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है दोस्तों। काले बादल में रहती चांदी की रेखा के पंक्ति का क्या भाव है? पहला है विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, या फिर सी ऑप्शन है अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, या फिर डी ऑप्शन है काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा का पंक्ति का भाव यही है कि काले बादल वो अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए दोस्तों जो आपके काले बादल होते हैं, अंधेरा और उजाला, ये दोनों एक घटक हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में अंधेरा ही है फिर अंधेरा ही है तो अंधेरा ही रहेगा। तो अंधेरा उजाला आते जाते रहते हैं। जैसे सुख दुख दोस्तों, ये भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। लाभ हानि ये भी आपका होता रहता है। रात दिन ये भी जीवन मरण, ये सब दोस्तों दो घटक हैं जो आते जाते रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के घटक हैं, अंधेरा और उजाला। तो ऑप्शन सी होगा, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे काले बादल प्रतीक है दोस्तों, किसके प्रतीक है? खाली जगह है। ऑप्शन पहला दिया गया है जातिगत वैमनस्य, या फिर मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, या फिर तूफान, या फिर गर्मी से मुक्ति। दोस्तों काले बादल किसके प्रतीक हैं उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जातिगत वैमनस्य यह आपका राइट आंसर होगा, जातिगत वैमनस्य। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन में आपको राइट आंसर का नहीं पता हो रहा है तो आप उस आंसर की तरफ जाइए जो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता अगर वो नहीं है, फिर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ऑप्शन है पहला रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। इसमें जो नहीं है, जब नहीं एग्जाम में आपके पूछे तो इसको थोड़ा इंडिकेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बच्चे इसी से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है नहीं से। तो बादल का पर्यायवाची जो नहीं है उसको आपको बताना है। जलद, घन, पायोधर और जलज। दोस्तों जो बादल का पर्यायवाची नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जलद दोस्तों आपका बादल का पर्यायवाची है, घन भी बादल का पर्यायवाची है, पायोधर भी आपका बादल का पर्यायवाची है, लेकिन जलज जो है दोस्तों वो आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे आपके बादल के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्वतंत्रता का विलोम शब्द है दोस्तों। स्वतंत्रता का विलोम शब्द जो है उसको आपको बताना है। गुलाम है, या फिर परतंत्रता है, या फिर पराधीनता है, या फिर परितंत्र है। दोस्तों स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपको बताना था। तो जो कि इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पराधीनता। सी इज राइट आंसर दोस्तों। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र मतलब हम स्वतंत्र हैं, और पराधीनता मतलब किसी के अधीन हैं। तो पराधीनता आपका राइट आंसर होगा। ऐसा इसमें जो आपका और देखेंगे जैसे गुलाम, गुलाम भी कह सकते हैं, लेकिन गुलाम नहीं है। इसमें स्वतंत्रता की बात करें, आप स्वतंत्र है। अब पराधीनता मतलब आप किसी के अधीन हैं, पराधीनता। तो सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि कभी क्या सुनने और देखने की बात कहता है। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका है बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को। जिसमें कविता में दोस्तों कवि किसको देखने की बात कर रहा है? तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा, आशा की किरणों को देखने की बात करता है। तो यहाँ पे हम सब दोस्तों कवर किए जो आपके कविता से क्वेश्चन थे 1 से 6 से लेकर 1 से 11 तक के आंसर। अब हम आगे पद्य पढ़ते हैं। पद्य से भी आपके क्वेश्चन 1 से 12 से लेकर 1 से 20 तक क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से गद्यांश को हम पढ़ते हैं और गद्यांश को पढ़कर दोस्तों नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर देते हैं। पहले आगे यहाँ पे कह रहे हैं गद्यांश में, कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास की एक विश्वकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनियों के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, वहाँ की बस्ती कैसी थी उस पर चर्चा करते हैं। कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों के झुरमुट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि यह एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम क्या था दोस्तों? संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारे गांव में आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। आगे जो कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि फिर मुझे समझाते हुए बोलें कि हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। आगे जो कह रहे हैं दोस्तों, मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो जो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की ही मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिलकर बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। ये हो गया दोस्तों गद्यांश। अब जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन इसी से बनेंगे। एक तीर्थ यात्रा, स्रोत, भीष्म, साहनी। तो अब क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसी से आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन है जो कह रहे सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था दोस्तों। क्या उद्देश्य था उसको आपको बताना है। उन्हें केवल अनुशासित करना या फिर उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, या फिर डी ऑप्शन है ग्रामवासियों के देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें दोस्तों स्वावलंबी बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना कि वो अपने काम खुद से कर पाएँ। तो जैसे कि हमने शुरू में लाइन में बताया था, उसका उद्देश्य क्या था, उन्हें स्वावलंबी बनाना। वो खुद पे निर्भर होना चाहते थे, अपना काम खुद से ही करना चाहते थे, इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं लेखक का मानना था। लेखक का क्या मानना था उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, या फिर आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारियों से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, या फिर डी ऑप्शन है आधुनिक समय में वैज्ञानिकों उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। तो दोस्तों लेखक का जो मानना था वो मानना था कि जैसे कि हमने शुरू में आपको गद्यांश पढ़ा था, तो वहाँ पे बताए थे कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ऐसा किसका मानना था? ऐसा लेखक का मानना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, या फिर गांव प्रधान की, या फिर संस्थापक की। जो वहाँ पे संस्था चल रही थी तो उसका निर्णय और संचालन
में आधारभूत भूमिका किसकी थी? जैसे कि उसमें बताया था कि कोई भी यहाँ पर निर्णय लेना होता है तो सभी लोग मिलजुल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, क्योंकि वहाँ पे जो भी निर्णय होता है संस्थान चलाने के लिए, कोई भी काम के लिए, तो वहाँ के जितने भी लोग थे सभी मिलजुल कर उसका निर्णय करते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें बताना है किसमें आत्म उपसर्ग नहीं है। तो पहला जो है ऑप्शन आत्मसम्मान है दोस्तों, आत्मीय है, परमात्मा है, आत्मनिर्भर है। किसमें दोस्तों आत्म उपसर्ग नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें आत्म उपसर्ग नहीं, बाकी सभी में आत्म उपसर्ग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परमात्मा में दोस्तों आत्म उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विश्वकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, वहाँ केंद्र में इतिहास पर विश्वकारी शोध किया जा रहा है, विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, या फिर डी ऑप्शन है तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वहाँ के लिए स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ पे एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, खुद पे और निर्भर होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, करें शताब्दी खाली जगह है समास का उदाहरण है। दोस्तों जो शताब्दी है किस समास का उदाहरण है? द्विगु है दोस्तों, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या फिर बहुव्रीहि है। दोस्तों जो शताब्दी है वह आपका द्विगु का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखो शताब्दी में संख्या आ रही है शत, तो फिर इसमें संख्या, जिसमें संख्या का बोध होता है वह आपका द्विगु समास होता है। तो जैसे इसमें अगर हम और आपको द्विगु समास के और उदाहरण बताएं, जैसे चतुर्दिक हो गया, चतुर्युग हो गया, ये सब आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं जिसमें संख्याओं का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, करें गांधी जी खाली जगह को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी किसको मान्यता नहीं दी तो उसको आपको बताना है। पहले कर्मठता को, अकर्मठता को, सदापान को, या फिर लास्ट ऑप्शन है आत्मनिर्भरता को। तो दोस्तों गांधी जी है जो किसको मान्यता नहीं देते हैं, किस चीज़ को मान्यता नहीं देते, तो आपका है ऑप्शन बी अकर्मठता को। दोस्तों गांधी जी मान्यता नहीं देते, बाकी कर्मठता, सदापान, आत्मनिर्भर इन सबको गांधी जी बल देते हैं, इन सबको मान्यता देते हैं। तो आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसमें संज्ञा का उदाहरण नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित दोस्तों, या फिर लास्ट ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। तो जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों जो कि आपका अनुशासित है दोस्तों, अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उपयोगी शब्द का विलोम है। दोस्तों उपयोगी शब्द का क्या विलोम है उसको आपको बताना है। अनुपयोगी है या फिर अनुपयोगी है, उपयोगिता है या फिर उपयोगी है। तो दोस्तों इसमें उपयोगी, जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी है तो वो हम उपयोगी है, और जो चीज़ हमारे लिए नहीं उपयोगी हो तो उसे हम कहेंगे अनुपयोगी, मतलब हमारे लिए वो है उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर अनुपयोगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज कवर किया आपका जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ था 18 नवंबर 2012 को ऑफलाइन मोड। तो इसमें हम सब हिंदी को कवर कर चुके हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अब इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।